हरियाणा का इतिहास भी रहा है कि हरियाणा में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार तीसरी बार आज तक सत्ता में नहीं आई है। जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 से 28 सीटें दी गई थी, यानी कि उस रिपोर्ट में भी कांग्रेस को बहुमत में दिखाया गया था। भाजपा तो हैरान थी कि हम इतनी सीटें कैसे ले गए, जो हम 25, 28, 30 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे, हमारी सीट आ गई 48। और कांग्रेस इसलिए परेशान थी कि एक ही रात में कुर्सी उनके हाथ से दूर हो गई है। राहुल गांधी ने आके हुड्डा साहब का और कुमारी शैलजा का मंच पर हाथ मिलवाए ताकि पब्लिक में एक संदेश जाए कि हम एकजुट हैं, लेकिन उनका 10 दिन चुनाव प्रचार से हटना, नाराज होना, उनको मनाना भारतीय जनता पार्टी को एक हथियार के तौर पे मुद्दा मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है, लेकिन लंबे समय तक अगर एक ही समुदाय की, एक ही जाति का मुख्यमंत्री बनता रहेगा तो दूसरी जातियों में थोड़ी सी नाराजगी स्वाभाविक पैदा होती है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी को मुद्दा बनाया, गैर जाटों को अपने साथ जोड़ा, जाट के खिलाफ खड़ा किया। तो हमने फिर जाट आंदोलन भी देखा, उसका वायलेंस भी देखा। तो जो जाट अग्रेशन था इसमें पर्टिकुलरली, तो ऐसा इतना डीप क्यों है दूसरी जातियों में? मतलब कि खाली सियासी रिप्रेजेंटेशन का मसला है या एक सोशल रियलिटी भी है कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है गांव में, क्योंकि लैंड ओनिंग क्लास होने की वजह से, दूसरी वो इतनी डीप सोशल रियलिटी कैसे है कि दूसरी जातियां सिर्फ इस बात पे ही पोलराइज हो गई? ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਜੋ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 2024 ਦੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਵਿਕਟਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਪੇਚ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, 43-44 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ TV, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नमस्ते। सर जैसे पंजाब में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, हरियाणा इधर से ही निकला है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सारा बदल जाएगा। पहला सवाल मेरा यही है कि आप क्या समझते हो, पंजाब के लोगों के लिए क्या सबक है इससे? देखिए, पंजाब के लोग जैसा सोचते थे, हाँ जी, हरियाणा के जर्नलिस्टों की, सर्वे एजेंसियों का, सट्टा बाजार का जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही मानना था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सार्वजनिक तौर पे कहते थे कि हम तीसरी बार लगातार सरकार बनाएंगे, लेकिन आपसी बातचीत में वो कहते थे कि इस बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल है।
जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 से 28 सीटें दी गई थी, यानी कि उस रिपोर्ट में भी कांग्रेस को बहुमत में दिखाया गया था। और 10 साल के बाद आप समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। हरियाणा का इतिहास भी रहा है कि हरियाणा में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार तीसरी बार आज तक सत्ता में नहीं आई है। तो पंजाब हरियाणा एक ही स्टेट थे और दोनों ही स्टेटों के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर एक लंबा आंदोलन चलाया। केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। फिर आपने अभी जिक्र किया कि पहलवानों के साथ भी ज्यादती हुई। केंद्र सरकार एक अग्निवीर योजना लेके आई जिसमें 4 साल की नौकरी रहेगी। लोग मजाक में कहने लगे कि शादी में आना है, कार्ड छप गए हैं, तो कार्ड पे देखते थे कि भूतपूर्व सैनिक। तो मजाक में पूछते थे कि शादी बाद में हो रही है, रिटायर हो गया, कितनी उम्र है लड़के की? बोले लड़का तो अभी 23-24 साल का ही है, लेकिन सरकार की अग्निवीर योजना का शिकार है ये, इसलिए वापस आ गया, शादी अब हम कर रहे हैं। हालांकि ये मजाक की बात है, अभी तो अग्निवीर योजना शायद जो भर्ती हुए होंगे वापस नहीं आए हैं, लेकिन मजाक में ये बात चलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों का दिल खोल के स्वागत किया था, क्योंकि दोनों की एक ही मांग थी, एमएसपी को कानूनी गारंटी का रूप दिया जाए। और जो कुछ और उनकी मांगे थी, केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, लेकिन उस समिति पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक आम धारणा बनी कि किसान, जवान और पहलवान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनकी सुनवाई नहीं हुई या जिनके साथ ज्यादती हुई या जहाँ किसानों को जान गंवानी पड़ी और पहलवानों को दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी, ऐसी सूरत में भाजपा को इस बार चुनाव में मात खानी पड़ेगी। लेकिन ये तीनों मुद्दे, जवान, किसान और पहलवान, ये उस ढंग से शायद कांग्रेस के काम नहीं आए जैसी उम्मीद की गई थी। कांग्रेस की इनफाइटिंग भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। और मेरा तो ये मानना है कि रिजल्ट आने के बाद जब हमने हिसाब लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस को 0.94% वोट कम मिले। वोट परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि वोट लगभग बराबर थे, लेकिन 0.94% के अंतर ने कांग्रेस को 37 सीटें दिलाई, तो भाजपा की 11 सीटें और बढ़ के 48 हो गई। 2014 में पहली बार भाजपा ने हरियाणा में बहुमत हासिल करके सरकार बनाई। उससे पहले वो देवीलाल जी के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, या बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, या चौटाला साहब के साथ मिलकर सरकार बनाते थे, और उनकी सीटें होती थी 2, 4, 6। जब वो किसी के साथ गठबंधन में जाते थे तो उनकी दहाई का आंकड़ा पार कर लेते थे। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हरियाणा में पैठ तब बनी जब नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया पार्टी ने, और उनकी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में थी भूतपूर्व सैनिकों की। उसमें करीब 1.25 लाख के आसपास लोग मौजूद थे, अपने आप आए थे। नरेंद्र मोदी साहब का एक क्रेज़ था, उन्होंने केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई और उसका असर हरियाणा में भी हुआ। और हरियाणा में भाजपा पहली बार 47 सीटें जीत के सत्ता में आई। दूसरी बार जब मैदान में गई तो उनकी सीटें 7 घट गई, 40 रह गई। जननायक जनता पार्टी के समर्थन से उन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई। और इस बार जब वो मैदान में गए तो हम लोग या बहुत सारे हरियाणा के लोग ये मानते थे कि भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल है, लेकिन भाजपा ने 2014 से भी एक सीट फालतू लेके 48 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बना ली। तो ये फिर क्या जादू किया भाजपा ने? उनके पास कौन सा मैजिक स्टिक था जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया, और आप जैसे जो विशेषज्ञ थे उनके सभी एनालिसिस भी अदरवाइज हो गए? देखिए, कारण तो एक नहीं है, कई कारण हैं उसके। एक तो कांग्रेस इतने आत्मविश्वास में थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हमारी तो सरकार बन गई है। और उस कारण की वजह ये थी कि हरियाणा में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीती थी। तो आप मान सकते हैं कि भाजपा की सरकार भी बननी थी। लेकिन 2019 के चुनाव में लोकसभा की 10 सीटें जीतने के बाद 7 महीने बाद जब हरियाणा के चुनाव हुए तो लोकसभा में 90 में से 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही थी। 7 महीने बाद जब चुनाव हुए तो भाजपा जीत पाई 40 सीटें। मतलब कितनी सीटें भाजपा की कम हो गई। बिल्कुल ठीक। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें भाजपा हार गई। भाजपा 44 सीटों पे आगे रही विधानसभा में,
और 42 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। जी। भारत कांग्रेस ने इस बार कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव हार गए, लेकिन आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इस हिसाब से देखें तो 46 सीटों पर 90 में से कांग्रेस प्लस आप आगे रही और 44 सीटों पर भाजपा आगे रही। तो कांग्रेस का ये मानना था कि हमने लोकसभा की 10 में से 5 सीटें जीती हैं, विधानसभा में हम 42 सीटों पर प्लस 4 आम आदमी पार्टी के साथ आगे रहे, भाजपा से आगे रहे। जी। तो 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो पहले भाजपा ने 2014 में 47 विधानसभा सीट जीती, 19 में 40 जीती। तो इस बार जब मैदान में जा रही है तीसरी बार, तो उनकी सीटें 40 से भी नीचे रहेंगी, क्योंकि आज तक का हरियाणा का इतिहास यही है। लेकिन इतिहास तो बदलता भी है। जी। कांग्रेस का जो आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास चुनाव में मतलब उनका बल्कि मनोबल भी टूटा है और उनका जो विश्वास था वो भी टूटा है। और भाजपा तो हैरान थी कि हम इतनी सीटें कैसे ले गए जो हम 25, 28, 30 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे, हमारी सीट आ गई 48। और कांग्रेस इसलिए परेशान थी कि एक ही रात में कुर्सी उनके हाथ से दूर हो गई है। तो कारण तो एक कारण और मैं आपको जैसे आपने कई कारण गिनाऊं अगर आप कहें तो। एक कारण देखो, एक वोट से उम्मीदवार चुनाव जीतता है और चुनाव में 1 वोट का अंतर किसी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दूर कर देता है। तो किरण चौधरी जो चौधरी बंसीलाल के पुत्रवधू हैं और वो लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे, उनकी पुत्रवधू ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ाने का तय किया हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी वो उम्मीदवार थी कांग्रेस की और उससे पहले वो सांसद बनी थी वहाँ से। लेकिन कांग्रेस ने उनको ना टिकट देके राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया। वो नाराज़ हुई, वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चली गई। हमारा तब भी ये मानना था कि किरण चौधरी जी का ये फैसला ठीक नहीं है। हम ये मानते थे कि 10 साल से वो सत्ता से बाहर थी कांग्रेस, अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, सरकार आने से पहले वो भाजपा में जा रही है जो अपोजिशन में बैठने वाली है। ऐसे में किरण चौधरी मैडम को कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये उनके समर्थकों का भी मानना था। बहुत सारे समर्थक उनके साथ भाजपा में गए भी नहीं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आती दिखती थी। लेकिन किरण चौधरी मैडम इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनकी सोच जो है बेहतर थी। वो ना केवल राज्यसभा में चली गई, बल्कि अपनी खाली हुई सीट पर अपनी बेटी को टिकट दिया। उनकी बेटी चुनाव जीत गई हैं, हो सकता है उनका मंत्रिमंडल में नंबर आ जाएगा। और किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ने से दादरी जिले की 2 सीटें हैं जी, वो दोनों भाजपा जीती। अच्छा। और भिवानी जिले में भी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप ये मानो कि किरण चौधरी या बंसीलाल जी का जो प्रभाव था भिवानी जिले में और भिवानी जिले के पुराने हिस्से दादरी जिले में, वहाँ भाजपा को इतनी सफलता नहीं मिलती अगर किरण चौधरी कांग्रेस में रहती तो। दूसरा कारण ये था कि कुमारी शैलजा दलित समाज की बड़ी नेता हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, 5वीं बार सांसद बनी हैं, राज्यसभा की भी मेंबर रही हैं। इतिहास उनका ये है कि उनके पिताजी केंद्र मंत्री होते थे दलवीर सिंह, कई बार सांसद रहे सिरसा से, वो भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दलित समाज में एक बड़ा चेहरा है और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी भी जताई थी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मैं भी एक दावेदार हूँ। ऐसे में 2 सीटें ऐसी थी जहाँ वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहती थी। उकलाना सीट से तो वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन केंद्रीय हाईकमान ने कहा कांग्रेस ने कि हम किसी सांसद को टिकट नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के लिए कहा उकलाना से, तो वो टिकट भी उनको नहीं मिली। और नारनौंद क्षेत्र के जो डॉक्टर अजय सिंह हैं चौधरी, जिनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह मंत्री होते थे, लंबे समय तक विधायक रहे, वो इनके ओएसडी थे। वो अपने ओएसडी को टिकट दिलाना चाहती थी। उनको पहले भी टिकट दिलाई थी, एक बार वो चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने एक रैली की और वहाँ अनाउंस किया कि आपको चौधरी अजय सिंह चौधरी को विधानसभा में भेजना है, मैं इनको टिकट दिला रही हूँ। उनकी भी टिकट कट गई और उसी दौरान किसी ने जाति सूचक टिप्पणी उनके लिए की, इससे वो नाराज़ हुई और चुनाव प्रचार से 10 दिन के लिए हट गई। राहुल गांधी ने आके हुड्डा साहब का और कुमारी शैलजा का मंच पर हाथ मिलवाए ताकि पब्लिक में एक संदेश जाए कि हम एकजुट हैं। लेकिन उनका 10 दिन चुनाव प्रचार से हटना, नाराज़ होना, उनको मनाना भारतीय जनता पार्टी को एक हथियार के तौर पे मुद्दा मिला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। ये दलितों पर जो गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड हुड्डा साहब के राज में जो हुए थे उनका जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि अशोक तंवर थे मारपीट के पार्टी से, उनको निकाल दिया। अब कुमारी शैलजा को अपमानित किया जा रहा है, हम उनको आमंत्रित करते हैं, आप चाहो तो भाजपा में आ जाओ। तो जो दलित समुदाय का वोट था उनको शायद कुमारी शैलजा का अपमान अच्छा नहीं लगा, वो किसी को भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। हुड्डा साहब ने कहा भी कि वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी बहन की तरह हैं, और उनके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करने वाला कांग्रेसी नहीं हो सकता, और जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो मैसेज गया लोगों में और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, उसका भी मुझे लगता है कांग्रेस को तो नुकसान। इन फाइटिंग भी आपने बोला था और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी। एक बड़ा फैक्टर पहले भी ये रहा था कि 36 वर्सेस 1 जो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला है, तो वो हरियाणा में इतना बड़ा इशू पहले से था या भाजपा ने उसको क्रिएट किया? तो अगर क्रिएट भी किया तो इतनी सक्सेसफुली वो 3 टर्म्स में उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाए? देखो, मैं आपको कहूँगा कि हरियाणा जब से बना है जी 1966 से, जी थोड़े समय तक भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हुए। जी उसके बाद बनारसी दास गुप्ता 2 बार मुख्यमंत्री बने, और बनारसी दास गुप्ता 2 बार मुख्यमंत्री बने थोड़े थोड़े समय के लिए। तो एक बार तो चौधरी देवीलाल ने बनाया उनको, और एक बार चौधरी बंसीलाल ने बनवाया। जब बंसीलाल जी डिफेंस मिनिस्टर होकर चले गए थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उन्हीं के ज़िले से थे, भिवानी से वो। जी और चौटाला साहब को महम कांड के बाद हटना पड़ा। जनता दल की सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो चौटाला साहब से महम कांड को लेकर इस्तीफा ले लिया, तो उन्होंने बनारसी दास गुप्ता जी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनवाया। इससे पहले राव बीरेंद्र सिंह जी जो दक्षिण हरियाणा से आते हैं, और अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो हैं उनके पिता हैं, वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। बाकी सारा कार्यकाल, मतलब किसी का 52 दिन का था, किसी का 6 महीने का था, मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए। हुकम सिंह जी 8 महीने रहे। बाकी समय तक हमेशा या तो चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, ये या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यही मुख्यमंत्री रहे। सभी जाट समुदाय से आते हैं जी। तो जाट बहुल स्टेट है हरियाणा, लेकिन लंबे समय तक अगर एक ही समुदाय की, एक ही जाति का मुख्यमंत्री बनता रहेगा तो दूसरी जातियों में थोड़ी सी नाराज़गी स्वाभाविक पैदा होती है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी को मुद्दा बनाया कि गैर जाटों को अपने साथ जोड़ा, जाट के खिलाफ खड़ा किया। ये भाजपा ने हरियाणा में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हर उस स्टेट में वो काम करती है जहाँ जिस जाति की बहुलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव बहुल उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ यादवों के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया। तो हरियाणा में वो उनका प्रयोग सफल रहा। पहली बार तो वो दिखाई दिया, दूसरी बार भी भाजपा ने चोरी छिपे उस मुद्दे को इस्तेमाल किया, और इस बार वो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनते दिखने लगे, आएंगे। कुछ विधायकों ने भी, जो मौजूदा विधायक थे, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि नौकरी हम देंगे, कोटा नौकरियों का हमको भी मिलेगा, इतने वोट दिलाएगा उसको हम नौकरी दिला देंगे। जबकि भाजपा ये कहती रही हम बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। और उन्होंने इस तरह के छोटे पोस्टों पर, पीएन पर, क्लर्कों पर इस तरह की नौकरियां दी भी। तो वो मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के हक में गया, क्योंकि कांग्रेस के ही अगर विधायक ये कह रहे हैं कि हम सरकार आते ही और हम जीतते ही मंत्री बनेंगे तो हम आपको ये करेंगे, तो लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया कि नौकरियां फिर से कहीं उसी तर्ज पे आ गया। पर जैसे आपने बोला था गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड, है ना, तो हमने फिर जाट आंदोलन भी देखा, उसका वायलेंस भी देखा। तो एक जाट अग्रेशन है जो दूसरी ख़ासतौर से रूरल सेगमेंट्स में वो दिखता है हरियाणा में, मतलब कि उस पर बहुत सारा कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं और ऑनर किलिंग के किस्से भी हैं। तो जो जाट अग्रेशन था इसमें पर्टिकुलरली, तो ऐसा इतना डीप क्यों है दूसरी जातियों में? मतलब कि खाली सियासी रिप्रेजेंटेशन का मसला है या एक सोशल रियलिटी भी है कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है गांव में, क्योंकि लैंड ओनिंग क्लास होने की वजह से, दूसरी वो इतनी डीप सोशल रियलिटी कैसे है कि दूसरी जातियां सिर्फ इस बात पे ही पोलराइज हो गई? देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि हर समाज चाहता है कि उससे निकलने वाला व्यक्ति जो तरक्की करे और एक कुर्सी पे पहुँचे, जी, जो लास्ट कुर्सी मुख्यमंत्री की स्टेट में।
वो संभव कैसे हो सकता है? जाट बहुल स्टेट है तो जाट चीफ मिनिस्टर अगर कोई है, वो ये तो कोई दान वाली बात तो है नहीं कि मैं चलो मैं उतरता हूँ अब आप आ जाओ। बिल्कुल। ये कुर्सी संघर्ष करके मिलती है और संघर्ष में आपको तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है ताकि पार्टी की स्ट्रेंथ रहे। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में 15 साल 10 साल पूरे हो गए, तीसरी बार फिर आ गई तो 15 साल हो जाएंगे। हरियाणा की एक और खासियत है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा तो उसके साथ चलता है, और पंजाब की एक खासियत है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके अलग पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है। तो ये डिफरेंस, हरियाणा में दो बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, क्योंकि केंद्र में दोनों बार भाजपा की सरकार थी। मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो अब फिर भाजपा की सरकार आ गई है। एक तो ये परंपरा टूटी है कि तीसरी बार कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। और किसी के समर्थन से सरकार नहीं बना रही, अपने बहुमत पे बनाने जा रही है। और ये तो परंपरा कायम रही कि भी केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसकी यहाँ होगी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताती हैं, खट्टर साहब पहली बार कोई पंजाबी चेहरा हरियाणा में मुख्यमंत्री बना, 9.5 साल रहे वो, ठीक है। और अब जो पिछड़े वर्ग का जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए थे 6 महीने पहले, खट्टर साहब को हटा के, उन्हीं की पसंद के थे ये, वो विनम्र हैं, भले हैं जी, शो ऑफ नहीं करते तो हम्बल हैं, मुख्यमंत्री हम्बल हैं। और फिर उनका चेहरा पिछड़े वर्ग की जातियों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में पिछड़े वर्ग का वोट अच्छा है, अगर कंपैरिजन करें तो जाट और दलित समुदाय का गठबंधन जो है वो सब पर भारी है। लेकिन कुमारी सैलजा वाला जो मुद्दा भाजपा ने उठाया, उसके पीछे पर्पज यही था कि किसी तरह से दलितों को कांग्रेस से थोड़ा सा अगर अलग हट जाएंगे तो गाड़ी पार हो जाएगी। तो कोशिश तो देखो हर समाज करता है मुख्यमंत्री कुर्सी पर। आप पहले कहते हो कि मुझे टिकट दे दो, फिर कहते हो मंत्री बना दो, फिर कहते हो पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाए, फिर कहता है अब मैं मुख्यमंत्री बचा है वो बन जाऊं। तो कोशिश सबकी। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने भी कहा कि दावेदार तो मैं भी हूँ, और दावेदारी उनकी इसलिए भी बनती है कि उनके पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला लंबे समय तक विधायक रहे, लंबे समय मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर बेटा उनका मंत्री रहा, हुड्डा साहब की सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष रहा पार्टी का, अब राज्यसभा का मेंबर है। तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को कलायत से टिकट दिला ली, क्योंकि उनका तो राज्यसभा कार्यकाल अभी 5 साल का बाकी है, और बेटा उनका चुनाव जीत गया है। तो इच्छा अगर कांग्रेस की सरकार आती सभी की होती है, नहीं तो कांग्रेस सरकार आती तो आदित्य सुरजेवाला हुड्डा साहब की सरकार में निश्चित तौर पे मंत्री होते जी। तो इसमें एक आपने जाट बहुल एरिया का बात किया, पहले किसान आंदोलन का भी बात किया था। तो आप क्या समझते हो जो किसान आंदोलन हुआ था, मतलब कि पंजाब में वो बड़ा फैक्टर था जब 2022 का इलेक्शन हुआ, तो जैसे यहाँ पे अकाली दल और कांग्रेस के कैंडिडेट को धोया गया, बड़े बड़े चेहरे बादल साहब, कैप्टन अमरिंदर धो दिए, तो वो किसान आंदोलन को बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। तो हरियाणा में किसान आंदोलन कितना बड़ा फैक्टर था, या एक काउंटर पोलराइजेशन के लिए इसने काम किया? अभी रिसेंटली जो खास तौर पे जब अभी जो किसान यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, आपका बड़ा सवाल एक टीवी चैनल पे था, तो मैंने कहा जी पंजाब का किसान जब बॉर्डर पे आया तो हरियाणा के किसानों ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, ठहरने में कोई ज़रूरत थी तो हरियाणा के किसानों ने पूरी की। हरियाणा और पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंक नहर एक ऐसा मुद्दा है कि दोनों स्टेट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं जी। लेकिन किसानों वाला जो मुद्दा था, उन्होंने छोटे भाई को और बड़े भाई को मिला के दोनों गले मिल के 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलाया। तो पंजाब में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके और बड़े बड़े सुनील जाखड़ से लेके बड़े बड़े चेहरे भाजपा में शामिल कर लिए, ये सोच के कि अकाली दल से अगर हमारा गठबंधन टूट गया है तो एक तो हम 23-24 सीटों पे लड़ते थे पहले, अब हम 117 सीटों पे लड़ेंगे, और हमारे पास कैप्टन साहब जैसा चेहरा आ गया, जाखड़ साहब जैसा चेहरा आ गया, और बहुत सारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री गए, दूसरी पार्टियों अकाली दल के भी गए। तो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, बसपा, इनको जो बच्चे खेलते ना 1, 2, 3, ऐसी 1, 2, 3 सीटें दी इन तीनों पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी जिस बुरी तरह से हारी, उनको पता लग गया कि अकाली दल से गठबंधन टूटना उनके लिए नुकसानदायक रहा, और किसान आंदोलन ने उनकी जड़ें उखाड़ दी एक तरह से। भाजपा की वैसे तो अकाली दल के साथ ही जड़ें थी पंजाब में, जितनी भी थी वो, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही और भाजपा बुरी तरह से हारी।
तो मैंने सोचा कि किसान तो एक ही कौम है, चाहे वो पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो, वही खेती करना उनका काम है, यही खेती करना इनका काम है। जब पंजाब में भाजपा को इतनी बुरी तरह से धोया है किसानों ने, तो हरियाणा में भी एक धारणा थी कि ये किसान हरियाणा के भी ऐसे ही धोएंगे भाजपा को। लेकिन पंजाब के किसानों ने जो कर दिखाया, हरियाणा के किसानों में वो मुद्दा क्यों नहीं चला। केंद्र सरकार किसान विकास निधि के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये तो कभी कभी किसानों के खाते में डालती है, लेकिन कांग्रेस ने तो एमएसपी की गारंटी की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी का कैबिनेट में फैसला कर लिया। जाहिर है कि कैबिनेट फैसले का नोटिफिकेशन होगा तो एमएसपी पे खरीद भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये मुद्दा इतना ही आसान था हल करना कि एक कैबिनेट बैठक करो, फैसला करो, लागू करो, तो केंद्र सरकार ने किसानों को एक साथ ज़्यादा समय तक क्यों बैठाए रखा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है ही नहीं, ये केंद्र सरकार को फैसला करना है। राज्य सरकार चूंकि चुनाव में जा रही थी, उन्होंने एक फैसला किया ताकि इम्प्रेशन देने के लिए कि हम आपकी फसल एमएसपी पे खरीदेंगे। 24 फसलें, उनमें कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो हरियाणा में होती नहीं, बोई नहीं जाती। और उनको ये था कि हम सत्ता में आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम कहेंगे हमने तो फैसला कर दिया, अब हुड्डा साहब लागू करें। अच्छा, हुड्डा साहब ने भी कहा अपने गारंटी पत्र में कि हम एमएसपी देंगे। उन्होंने तो और बढ़कर घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे 750 के आसपास, हम उनकी याद में एक स्मारक बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों के जो शहादत के आश्रित परिवार हैं उनको सबको एक एक नौकरी देंगे। पंजाब में मिला भी। उन्होंने कहा हम एमएसपी देंगे किसानों को, एमएसपी गारंटी दी उन्होंने। मतलब किसानों के लिए उन्होंने सारी बातें की जो भाजपा ने तो सिर्फ एमएसपी का कैबिनेट में फैसला लिया था। उन्होंने स्मारक बनाने से लेके उनको नौकरियां देने से लेके एमएसपी देने से, लेकिन वो मुद्दा उतना नहीं चल पाया जितने की उम्मीद थी। तो क्यों नहीं चला, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो, किसान अकेला जाट तो है नहीं। मतलब सैनी भी किसान है, हाँ जी। जो मुख्यमंत्री जिस समुदाय से आते हैं, राजपूत भी है जी, यादव भी है, गुजर भी है, और दूसरी कम्युनिटी रोड है जी। तो जाट वर्सेस अदर्स, ये अंडर करंट जो चल रहा था, अच्छा, उसमें किसानों ने मतलब वो जाट के खिलाफ समझ के वोट दिया। केंद्र सरकार ने किसानों को क्या दिया नहीं दिया, जातियाँ हुई, उस मुद्दे को शायद उन्होंने भुला दिया। मैं तो ऐसा ये जो उनका आंदोलन चला, तो उसको एक कि जाट अग्रेशन के रूप में ही देखा गया दूसरी जातियों की तरफ से। आप देखो ना, किसान क्या करना चाहता है। वो कहता है कि भाई हमारी मांगे नहीं मानी, हम दिल्ली जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेड्स खड़े कर दिए, कीलें ठोक दी, वाटर कैनन के लिए पुलिस खड़ी कर दी, लाठियां चली। एक आईएएस अधिकारी ने यह कहा कि तुम इनके सिर फोड़ दो, मैं देख लूँगा। कोई आईएएस अफसर, प्रशासनिक अधिकारी आपने कहते सुना किसी को ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो ये तो कहेंगे कि भाई आगे मत बढ़ने देना, और लाठीचार्ज भी करो तो पैर पूर पे लगे, सिर में किसी के ना लगे, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कोई सरेआम बोल रहा हो कि मैं आप कर दो। फिर खट्टर साहब एक बार बोल रहे थे कि आप भी लट उठा लो, कुछ क्या होगा, 3-4 महीने जेल रहे होगे तो नेता बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी। मुख्यमंत्री का ये कहना या किसी अधिकारी का ये कहना, मैं सोचता हूँ कि एक तरह से किसानों के खिलाफ उकसाना है उनको। हुड्डा साहब ने कहा हम बॉर्डर खोल देंगे। बॉर्डर खोलने का मतलब है किसान हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली में घुस जाएंगे। केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी कानून बढ़ाना नहीं है, और जब तक कानून नहीं बनेगा वापस नहीं लौटेंगे, तो जाति होगी उनके साथ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा, मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, और किसानों में और नाराजगी बढ़ेगी। फिर महाराष्ट्र का चुनाव आना था, तो ये मेरे ख्याल से भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनता अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती तो जी। अब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, तो केंद्र के लिए राहत की बात यह है कि किसान बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे देखते हो जो पहलवानों वाला एजिटेशन हुआ था, उसमें भी पूरा इमोशनली, जैसे पार्लियामेंट का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन जैसे उनको घड़ीसा गया, या अभी तक जो एंड में भी आके जो विनेश फोगाट ने बोला भी है अभी कैंपेन के दौरान भी, को जो नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल का सारा बताया उन्होंने, तो एक माहौल था कि ये बहुत ज़्यादती की गई है बृजभूषण शरण सिंह से तो के द्वारा पहलवानों से, तो वो सारा मुद्दा भी सोच रहे थे।
तो वो कहाँ प्लेस हुआ? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिए थे पिछले चुनाव में। योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो चुनाव हार गए। बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, वो हार गई। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो जीते, मंत्री बने। उन्हीं के महकमा खेल मंत्री बने, उन्हीं का महकमा था, दिया गया उनको। बिल्कुल। एक उनको प्रिंटिंग स्टेशनरी महकमा उनके साथ में दिया गया। उन्होंने एक जूनियर महिला कोच के साथ यौन शोषण की कोशिश की। चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की, चंडीगढ़ पुलिस ने इंक्वायरी की, और वो जो चार्जशीट दाखिल की उसमें लिखा कि इस पर मुकदमा चलना बनता है। वो लड़की अपने बयान पर कायम है जी। और उसने सब जो हालात बताए हैं वो ठीक है जी। खट्टर साहब से इस्तीफा मांगा गया कि भाई आपका मंत्री एक महिला के साथ यौन शोषण का आरोपी है, उसको हटाओ मंत्रिमंडल से। तो उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगा देने से कोई दोषी नहीं होता, बिल्कुल, मैं उससे इस्तीफा नहीं लूँगा। मैंने खेल मंत्रालय बदल दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी उनके पास रख दिया है। तो अगला जब चुनाव आया तो भाजपा को लगा कि ये संदीप सिंह चुनाव हार सकते हैं, उनकी टिकट काट दी। जिसको टिकट दी गई उसके वीडियो वायरल हुए कि हमारे देश में सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री यही है। तो ये वायरल हुए वीडियो जब पहुँचे होंगे पार्टी हाईकमान के पास तो जाहिर है उसके पास मैसेज आया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी टिकट वापस करता हूँ। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, जिसको टिकट मिल गई है, वो वापस आसानी से नहीं करता। जाहिर है कि उसको कहा गया होगा। फिर भाजपा ने उनकी टिकट बदल के जिसको DD शर्मा को दी, वो पेवा से चुनाव हार गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 खिलाड़ियों को टिकट दिया। कविता हुड्डा जो बॉडी बिल्डर हैं, और एक महम से खिलाड़ी हैं, हुड्डा ही हैं वो भी, उनको टिकट दिया भाजपा ने। वो जीत गए हैं? उन्हीं दोनों ही हारे हैं। अच्छा, दोनों। और जो खिलाड़ी पवन हुड्डा है, ऐसा कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, वो हार गए बुरी तरह। और ये विनेश फोगाट का जिस ढंग से एयरपोर्ट पे उतरी और अपने गांव बलाली गई, तो लोगों ने जिस दिल खोल के उसका स्वागत किया था, तो उनको कांग्रेस ने झटपट से शामिल किया और झट से टिकट दिया उनको। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो हमारे फेडरेशन के चेयरमैन होते थे, उन्होंने कहा कि अब पता लग जाएगा, गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाई, चुनाव भी नहीं जीत पाएगी, मैं आऊँगा, प्रचार करूँगा। तो बजरंग पुनिया ने कहा आप आओ एक बार, अपनी इलाका छोड़ के हरियाणा में आओ, लोग बताएंगे आपको कि आपका कैसे स्वागत होता है। अब वो जीत गई हैं, तो उनका बयान आया कि मेरे नाम ले लेके जीती है वो, मैं ही मुद्दा था उसके चुनाव में। तो बोले कि जहाँ जाती हैं बेड़ा डबो देती हैं। जी। जो कुश्ती संघ का पहले डबो दिया, अभी कांग्रेस का। नहीं, वो अपनी तो गलती मानेंगे नहीं ना। देखो, चुनाव कौन जीतता है? चुनाव वो जीतता है जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो विनेश फोगाट के साथ जो ज्यादती हुई, हम उसमें पेरिस में तो नहीं थे, लेकिन टेलीविजन पर जो दिल्ली में पुलिस ने किया उसके साथ, वो तो सब देखा है। हम कुछ कर ना सके, लेकिन हमारे मन में एक भाव आता है कि इस लड़की के साथ क्या डिमांड कर रही है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। वो कहती जो बच्चियां इस फील्ड में आ रही हैं, अगर हमारे साथ यौन शोषण होता है तो माँ बाप डरेंगे बच्चों को इस फील्ड में भेजते हुए। तो ये हमारे देश की जो प्रतिभा है वो अपने घरों में बैठी रहे, इससे अच्छा इसके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि माँ बाप अपनी बच्चियों को मैदान में ला सके। तो जैसे विनेश फोगाट का मसला था या और रेसलर, जब ये एजिटेशन चल रही थी, तो ये तो खिलाड़ी का मसला था पूरे देश के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये इसमें जुड़ा हुआ जो एजिटेशन कर रहे थे लोग, वो जाट समुदाय के लोग थे, चाहे जंतर मंतर में या अदरवाइज भी सोशल मीडिया वगैरह पे। तो आप क्या समझते हो, जो जैसे हमारे यहाँ फ्यूडल सोसाइटीज़ ही हैं ये, तो इसमें जो लड़की का ऑनर है वो तो कलेक्टिव माना जाता है, तो इसके बावजूद जब इतना बड़ा इशू आया, इतना एलिगेशन आया, उसको प्रोटेक्ट किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी की तरफ से, वो कलेक्टिव हरियाणा के ऑनर का इशू क्यों नहीं बना? जाट समुदाय के ऑनर का इशू ही रहा? नहीं, वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट नहीं है हरियाणा में जी, तो वो फिर जाटों के मसलों को भारतीय जनता पार्टी ये मान के कि इनको हल करके इनका दिल जीत लें, वो बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप किसी के भी यहाँ छापा पड़ जाता है, कोई भी गिरफ्तार हो जाता है, आपके जो जिन पे आरोप लगते हैं वो गिरफ्तार नहीं होते, ना वो आरोप माने जाते हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे संदीप सिंह का मामला हो। आप किसी पीड़ित की मदद करोगे, जाट समुदाय
का एक मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बंदा अपने खेत से फसल काट के ला रहा था, सिर पर गट्ठर रखा हुआ था उसने। जी। तो उसने देखा गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ जोहड़ है पानी का, जिसको अपन छप्पड़ कहते हैं पंजाबी में, जी। वहाँ बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए थे, पीपल के पेड़ पे पत्थर फेंक रहे थे जोर जोर से ऊपर की तरफ। जी। तो उसने कहा ये किस बात की भीड़ जुटा रखी है? तो उन्होंने कहा जी एक बंदर चढ़ा हुआ है पेड़ पर, हम उसको भगा रहे हैं और पत्थर मार के भगा रहे हैं उसको। तो उसने पूछा उसकी तरफ कौन है? बोला जी उसकी तरफ तो कोई नहीं है। तो उसने अपना गट्ठर नीचे पटका, बोला अब मैं इसकी तरफ हूँ, अब कौन पत्थर मारता है मैं देखता हूँ उसको। मतलब बंदर से उसको कोई लाभ नहीं था। लेकिन जो एजिटेशन की आपने बात की, इसमें उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मार्शल कौम है, जो किसी भी संघर्ष में आगे रहती है जी। तो आंदोलन में तो आपने देखे होंगे हजारों लोग शामिल होते हैं। पुलिस की लाठी खाने वाले तो शुरू में 5-10 आदमी जो ताकतवर लोग हैं, जिनमें जज्बा है, जिनमें लड़ने की कुव्वत है, संघर्ष करने की क्षमता है, वही तो आगे खड़ा होता है ना। तो किसान आंदोलन में जाट समुदाय के लोग, पंजाब के सिख लोगों के साथ खड़े थे। वो सर्शन जो है वो जाट कम्युनिटी में है हरियाणा में। निश्चित तौर पे, और उस आंदोलन को भी यही नाम दिया गया, ये जाटों का आंदोलन है। देखिए बहुत सारे लोग, लाभ तो सबको चाहिए जी, लेकिन वक्त खराब करने वाले लोग जो है, समझदार लोग हैं, वो वक्त खराब नहीं करते, पुलिस की लाठी नहीं खाते, धूप बारिश सहन नहीं करते। लेकिन ये जरूर है कि हाँ केंद्र सरकार कोई लाभ दे रही हो तो लाभ तो सबको मिलेगा। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही हुआ। तो दूसरा बड़ा फैक्टर था गुरमीत राम रहीम का। आप जानते हो कि पंजाब में और ख़ासतौर से सिख समुदाय में उनकी एक कंट्रोवर्शियल छवि है बहुत डीप लेवल पे। तो उनको जैसे पैरोल दिया गया, मतलब कि बार बार। तो पहले जब आपको याद होगा 2007 में इलेक्शन था पंजाब में कांग्रेस का, तो पंजाब का तो कांग्रेस की मदद की थी, तो उसके बाद सारा वो बवाल उठा था। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, मतलब कि जब हुड्डा की सरकार थी तब भी उनके खिलाफ काफ़ी एजिटेशनल हुए थे, तब भी उनको प्रोटेक्ट किया गया था। तो इस बार जैसे भाजपा उनको बार बार पैरोल दे रही थी, तो उनका कितना बड़ा फैक्टर रहा भाजपा की जीत में? देखिए जब चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उस सरकार के दौरान गुरमीत राम रहीम के लोगों ने पत्रकार छत्रपति को गोली मार दी थी जी, और उनकी हत्या हो गई। राम रहीम गिरफ्तार तो नहीं हुए, मामला चलता रहा। बिल्कुल। कहने का अर्थ ये हुआ कि हुड्डा साहब की सरकार आई, चौटाला साहब की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तमाम पार्टियां चुनावों के दौरान वहाँ नतमस्तक होती रही। एक बड़ा वोट बैंक था उनके पास, और गुरमीत राम रहीम को भी, प्रमुख को, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को लगता था कि वही सरकार बनाते हैं और वही सरकार बिगाड़ते हैं। जब नतमस्तक होंगे बड़े बड़े नेता, जाके 50-50 लाख रुपए की अनुदान देंगे डेरा को, तो स्वाभाविक है किसी भी के मन में आ सकती है कि मैं सरकार बनाता हूँ। लेकिन वक्त सब के लिए एक जैसा नहीं होता। 2 साध्वियों ने यौन शोषण की शिकायत की, प्रधानमंत्री के पास पता नहीं कितनी चिट्ठियां जाती हैं। बिल्कुल। वाजपेयी साहब ने इंक्वायरी मार्क कर दी उस चिट्ठी पर। इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी के रिजल्ट आप जानते हो, बड़े लोग होते हैं तो परिणाम धीरे धीरे आते हैं। वो सज़ा होगी उनको अदालत से, सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको 10-10 साल की सज़ा दी, और वो सज़ा एक साथ नहीं, 10 साल की पूरी होगी तब दूसरी। इसी बीच में छत्रपति शिवाजी हत्याकांड में उनको उम्र कैद सजा होगी। इसी तरह डेरा प्रबंधक जो थे रणजीत सिंह, उसकी हत्या में उनको उम्र कैद होगी। हालांकि वो एक केस में बरी हो गए फिर हाई कोर्ट से। जी। लेकिन 2017 से वो जेल में। बिल्कुल। वो जेल उनके लिए वैसे तो पिकनिक मनाने जैसी जगह है। जब अर्जी देते हैं उनकी पैरोल मंजूर हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, जैसे ही पूरी होती है फिर थोड़े दिन बाद अर्जी देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जैसे उनकी अर्जी के इंतजार में होता है कि कब अर्जी आए, कब हम उसको मंजूरी दें। तो इस खेल के पीछे आरोप लगे थे कि सुनील सांगवान जो दादरी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है, वो जेलर होता था, जेल सुप्रीडेंट, वही बार बार उसको जेल दिलाने में मदद करता था। अब वो विधायक भी हो गया है। हालांकि उसने बहुत थोड़े मार्जिन से, हालांकि उसने ये कहा कि भाई मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है, मैं तो कई बार उस जेल में भी नहीं था। सफाई की बातें अलग हैं, पर वो तो दिख ही रहा है। पर अब जब से 2017 में उनको सजा हुई और वो जेल गए, तो इन बातों को 7 साल शायद हो गए हैं। और बहुत बार चुनाव होते हैं, चाहे नगर परिषद के हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे विधायक के हों, चाहे सांसद के हों, वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका जो असर था
वो शायद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि सिरसा ज़िले में मुख्यालय इनका डेरा सच्चा सौदा, और वहाँ 5 सीटें आती हैं, ऐलनाबाद, रानिया, डबवाली, कालांवाली, सिरसा। पाँचों की पाँचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। अगर उनका कोई असर होता तो सबसे पहले तो अपने अगल बगल की सीटों को जितवाते। बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता। फिर उनके एक जो समधी साहब हैं हरमिंदर सिंह जस्सी, हाँ जी, वो बठिंडा से, हाँ, मोड़ मंडी मोड़ मंडी से और तलवंडी साहबों से चुनाव लड़े उन्होंने, और जीत तो फिर भी नसीब नहीं हुई। अगर उनके अनुयायी इतने ही मजबूत हैं, उनके कहने पे किसी को जिता सकते हैं, तो सबसे पहले तो जस्सी साहब को जिताते हो। तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तो वो बाहर ही रहेंगे, उनको एक हिसाब से एक विट्टी कर देगी बीजेपी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी भी ये नोटिस तो करेगी कि इनका फैक्टर रहा है या नहीं रहा है? उनके प्रति जो लीनियंसी है गवर्नमेंट की, हरियाणा की, वो जारी रहेगी? आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो तो जब जब जरूरत पड़ेगी वो आते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है कि हम पैरोल नहीं देते उनको, सरकार पैरोल नहीं देती है। फरलो और पैरोल देने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन हम जानते हैं सरकार क्या होती है, टेक्निकल बात है। डिप्टी कमिश्नर किसके कहने पे काम करता है, हम जानते हैं ना इसको। जी बिल्कुल। तो कहने के लिए तो भाजपा यही कहेगी हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं। जी सही है। तो इसमें आप और क्या देखते हो? जैसे आपने ये बोला, तो इसमें जो रीजनल फैक्टर थे, मतलब जैसे अकाली दल भी एक रीजनल पार्टी है, तो हरियाणा में भी रीजनल फोर्सेस रही हैं जी, कांग्रेस के बिना भी फोर्सेस रही हैं रीजनल। इस बार जो परिणाम आया उसमें रीजनल फोर्सेस का बिल्कुल सफाया हो गया, तो उसकी वजह आप क्या मानते हो? तो इसका फ्यूचर पॉलिटिक्स पे हरियाणा की क्या असर होगा? देखिए, जो भाजपा के समर्थक हैं उनकी तो पूरी कोशिश ये थी कि भाजपा सत्ता में आनी चाहिए जी, और जो भाजपा से नाराज़ थे जो लोग, उनकी ये इच्छा थी कि भाजपा को कौन हरा सकता है। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी, तो मुकाबला इस बार चुनाव में भाजपा को सत्ता में रखने और सत्ता से बाहर करने का था। तो लड़ाई सीधी कांग्रेस और भाजपा में होगी। रीजनल पार्टियां जो है वो हाशिए पर चलेगी। अब दिल्ली में और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और अच्छे से दोनों जगह बहुत भारी बहुमत से सरकार है, और केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ गए, 90 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए। हरियाणा में भिवानी ज़िले के शिवानी के बेटे हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया हरियाणा का शेर, हरियाणा का बेटा। 90 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए, एक की जमानत बची है, 89 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। दूसरा चौधरी देवीलाल, कितनी बड़ी फोर्स थे, या तो वो मुख्य विपक्षी दल होते थे या वो सरकार में होते थे। उनके परिवार में जो झगड़ा हुआ तो दुष्यंत चौटाला साहब जो खट्टर सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जमानत जब्त हो गई है। अभय सिंह चौटाला जो किसानों के मुद्दे पर विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, फिर उपचुनाव में वो जीते, वो इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए। उनका बेटा चुनाव जीता है, अर्जुन चौटाला पहली बार लड़े थे रानिया से, उन्होंने अपने दादा रणजीत सिंह को हराया है जी। और दूसरे जो उनके चचेरे भाई के बेटे हैं आदित्य देवीलाल, वो पहले भाजपा में थे, उनको लगा भाजपा तो जीत नहीं सकती, तो उन्होंने एक झटके में पार्टी छोड़ी और इनेलो के टिकट से वो डबवाली से खड़े हुए। थोड़े वोटों से जीते हैं, लास्ट राउंड में आगे हुए वो, लेकिन वो जीत गए। पर मैं कहता हूँ परिवार में जो बिखराव है, उसने जो मुख्य विपक्षी दल होता था सबसे जनाधार के मामले में मजबूत था, आज जनाधार के मामले में सबसे कमज़ोर है। चौधरी भजनलाल जो कभी 24-24, 25-25 मंत्री अपनी एक कलम से बनाते थे जी। उनका एक बेटा कई चुनाव हारने के बाद चंद्रमोहन इस बार काल पंचकुला से जीता है। दूसरा बेटा जो कुलदीप बिश्नोई था, उनका बेटा भव्य बिश्नोई उपचुनाव में विधायक बना था, वो इस बार चुनाव हार गया है। पारंपरिक सीट थी जो परिवार की, जो 1968 से लेके चौधरी भजनलाल विधायक बने, फिर उनकी पत्नी जसमा देवी बनी, फिर उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई बना, फिर कुलदीप बिश्नोई की पत्नी जी रेणुका बिश्नोई जी बनी, फिर उनका बेटा भव्य बिश्नोई विधायक बना। यानी कि 68 से लेके आज तक कितना लंबा इतिहास है, वो कभी चुनाव नहीं हारे। जनता पार्टी की सरकार में जब कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें आई थी 77 में, जनता पार्टी जब आई इमरजेंसी के बाद, तब भी जसमा देवी चुनाव 10,000 वोटों जीती थी वहाँ। और 1987 में 1987 में जब देवीलाल की लहर थी और 90 में से 85 सीटें आई, तब जसमा देवी जीती थी। 77 में तो कांग्रेस को इमरजेंसी के बाद 3 सीटें आई थी, तब भी चौधरी भजनलाल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के टिकट पे चुनाव जीत गए थे, वहाँ कांग्रेस छोड़ दी थी उन्होंने। तो
तीसरा जो बंसीलाल जी का परिवार था, जो कांग्रेस में था, किरण चौधरी राज्यसभा की मेंबर होगी भाजपा में जाके, उनकी बेटी श्रुति चौधरी अब तोशाम से अपने ही चचेरे ताऊ के लड़के, भाई के खिलाफ लड़के, मतलब एक तरह से चचेरे भाई के खिलाफ लड़के चुनाव जीत गई हैं। तो बंसीलाल जी का जो, भजनलाल जी का, देवीलाल जी का जो 30 साल तक एक दूसरे के बारी रोटेशन वाइज से आता रहा, हाँ। वो अब खत्म करिश्मा, लालू का करिश्मा खत्म हो गया है। तो आपको लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में और गुजरात में एक हिंदुत्व का पॉलिटिक्स का लेबॉर्ट्री बन गया है, वो भी वहाँ पे कोई और दूसरा आ नहीं सकता, तो अगला लेबॉर्ट्री अब वैसा हरियाणा बनने जा रहा है? भाजपा की कोशिश तो भाजपा तो ये भी कहती है कि हम 3 बार जहाँ एक बार लगातार सत्ता में आ जाएं, वहाँ से हटते नहीं हम। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो करेगी अगली बार भी। तो इसमें आरएसएस का भी आप रोल देखते हो इस सारे? लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल है भाजपा सरकार का, अब ऐसे में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमको समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ना है, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना है, और उस जोड़ने में सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी विंग हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो उसके लिए चुपचाप काम करती हैं। कांग्रेस आपस में इतनी ज़ोर से लड़ती है कि पिछले कई सालों से जिला अध्यक्ष नहीं है जी, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं वो है। दो जो गुट हैं उनकी लड़ाई ये है कि अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष तो मेरा बने, वरना ऐसे ही चले। तो मान लो निचले तबके स्तर पर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, तहसील के अध्यक्ष नहीं है, जिले के अध्यक्ष नहीं है, तो आपका बस्ता उठाने के लिए, मतलब आपकी जो वोटर लिस्ट उठाने के लिए जब कोई नहीं है जी, तो कामयाबी में तो असर आएगा ना, कामयाबी मिलना मुश्किल तो हो जाएगी ना, मुश्किल हो जाएगा। तो वो कई सालों से ये हाल चल रहा है। मैं सोचता हूँ 15 साल से इनके पास जिला स्तर पर संगठन नहीं है, तो उसको सुधारना पड़ेगा जरूर, निश्चित तौर पर। तो आप देखते हो अभी जो जाट चीफ मिनिस्टर का एक डोमिनेंस रहा है, अभी वो उसका इरा एक बार तो ख़त्म कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से तो देखो 15 साल हो जाएंगे जब इनका कार्यकाल पूरा होगा, और ये मुद्दा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगली बार भी कोई पार्टी मतलब कि ऐसे बड़े आराम से, या कांग्रेस भी कोई जाट उम्मीदवार को सीएम कैंडिडेट अभी घोषित करने से हिचकिचाएगी? ये तो देखो, अभी तो हुड्डा साहब को भी चीफ मिनिस्टर तो घोषित नहीं किया था, लेकिन हम जो हालात के मुताबिक समझते थे, डी फैक्टो तो वो ये मानते थे कि भाई वो तो इन्होंने लेनी है, भले दावेदार चाहे सुरजेवाला साहब भी हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, लेकिन हुड्डा साहब के लोगों को ज़्यादा टिकट मिली थी, ज़्यादा विधायक उनके आते, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने की संभावना। अगले 5 साल में क्या होगा अभी अच्छा, उसकी कल्पना तो करना अभी जाट तो फिर अभी कॉर्नर में ही रहेंगे। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो जाटों को जिनको टिकट मिली भी, कैप्टन अभिमन्यु बड़ा चेहरा है, वित्त मंत्री सहित कई महकमे थे, वो पिछला चुनाव भी हार गए, इस बार भी हार गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आजकल राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो पिछला चुनाव भी हारे थे, इस बार भी हार गए। तो जाट का जो बड़ा चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी में मतदाता भी उसको कामयाब नहीं देते, क्योंकि उनकी सीट तो जाट बहुल इलाकों में ही होंगी ना, और भाजपा को जाट पसंद नहीं कर रहा, तो वो भाजपा में जो बड़े चेहरे हैं जाटों के, वो पार्टी के हिसाब से बड़े हैं, लोग उनको विधानसभा में जीत कर भेजने में थोड़ा गुरेज करते हैं। तो आप देखते हो फिर, जैसे आपने बोला कि जो कम्युनिटीज़ असर्ट करती हैं, लड़ने वाली होती हैं, जब ऐसा स्पेस नहीं रहेगा, किसी जो जाट कम्युनिटी को कहाँ से भी स्पेस नहीं मिल रहा, तो इस वजह से अगर वो कॉर्नर होते हैं जो जाट हैं, सारे जैसे सोशल फैक्टर में वो कॉर्नर हो रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर में वो कॉर्नर हो रहे हैं, तो असर्टिव कम्युनिटी भी है, तो अगर ऐसा रहता है तो कोई वायलेंट मेजर या कोई इस किस्म का कोई आंदोलन, कोई जो अनरेस्ट है उन कम्युनिटी के बीच, उसका कोई मैनिफेस्टेशन किसी और रूप से निकलेगा? नहीं, हुआ था ना, आप देखिए खट्टर साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने 2014 में, तो सत्ता से बाहर जाने से पहले हुड्डा साहब ने जाटों को 10% अलग से आरक्षण दिया था। वो बैकवर्ड क्लास में आरक्षण नहीं घुसाया उन्होंने कहा 10% अलग से हम व्यवस्था करते हैं। आप जानते हो कि आरक्षण की एक सीमा रेखा है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, तो वो मामला अदालत में गया, अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जाटों ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि जो यूथ तबका है हरियाणा बेरोजगारी के मामले में इस समय हरियाणा में देश में नंबर 1 की स्थिति में, तो जाटों ने कहा हमको आरक्षण दो, आंदोलन शुरू किया,
गोलियां चली, 40 युवक पुलिस की गोली से मारे गए आरक्षण के लिए। तो जाट समुदाय खट्टर साहब की सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उससे उनसे लगाव हो नहीं सकता, और उनके प्रति थोड़ा भाव जो नाराज़गी का है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया और नायब सिंह सैनी साहब को ले आए। खट्टर साहब थोड़े स्वभाव के गुस्से वाले थे, ये विनम्र हैं, तो खट्टर साहब के रहते शायद नुकसान होता, इसलिए उन्होंने समय रहते उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जी। तो गुस्सा जो जाटों में है वो अभी आगे भी मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर खट्टर साहब हों तो ज़्यादा है। नायब सिंह सैनी साहब अब कैसे इसको मैनेज करेंगे देखने वाली बात है। तो राहुल गांधी बड़ा फैक्टर थे जब लोकसभा चुनाव भी हुई। इस बार भी जो हरियाणा में उन्होंने कैंपेन की, काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन थी किसानों के हक में, और दूसरा कॉरपोरेट के ऊपर उन्होंने हिट किया जैसे, तो उसका भी बड़ा समझा जा रहा था कि उस नरेटिव को एक रिस्पॉन्स मिल रहा है यूथ में ऐसा। तो वो फैक्टर राहुल गांधी का जैसे पंजाब में चला है, एक लिहाज से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कांग्रेस का पंजाब में भी नहीं था पर वोट मिली है कांग्रेस को, तो हरियाणा में वो राहुल गांधी फैक्टर कोई क्यों नहीं चल पाया? चला ना, राहुल गांधी फैक्टर भी चला, अच्छा, हुडा फैक्टर भी चला। 10 में से 5 सीटें लोकसभा की जीतना, वो राहुल गांधी की पद यात्रा, न्याय यात्रा जो भी था उसके बाद ही तो 5 सीटें आई हैं। और खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा मिला है। देखिए 5 सीटें जीतने के बाद मोदी साहब से बड़ा चेहरा तो कांग्रेस में आज के दिन कोई है नहीं, जो 10 साल प्रधानमंत्री रह गए और 5 साल और रहना जिन्होंने, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है भाजपा और फिर भी 5 सीटें हरियाणा में हार जाती है, तो वो फैक्टर काम कर रहा है। हुड्डा साहब का फैक्टर भी काम करता है, क्योंकि 10 साल उन्होंने इस हिसाब से राज किया था कि हम किसी को लाभ दे पाएँ ना दे पाएँ, लेकिन हमारी वजह से कोई परेशान ना हो सरकार की वजह से। सरकार ने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, विनम्रता से काम किया। ये लोगों की मर्जी है भाई किसको चुनते हो। तो अभी आप आगे क्या देख रहे हो? फिर नरेंद्र मोदी, अभी रिजल्ट के बाद ये बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जीत हुई है, तो उनका जो इमेज था, जो डेंट पड़ा था लोकसभा चुनाव में, वो उनको रीबिल्ड हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट ने किया है। ये मीडिया भी प्रोजेक्ट कर रहा है, आप कैसे देखते हो? देखिए मीडिया तो प्रोजेक्ट करेगा ही। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती तो मीडिया क्या दिखाता? फिर क्या प्रधानमंत्री को ब्लेम करते हो? क्या अमित शाह साहब को ब्लेम करते हो? वो कहते खट्टर साहब का जो कार्यकाल था उसने भाजपा को डुबो दिया, एंटी इनकम्बेंसी नायब सिंह सैनी साहब संभाल नहीं पाए, नाराजगी लोगों की दूर नहीं, वो सारे मुद्दे स्ट्रीट पर आ जाते। फिर अब चूंकि जीत गए हैं तो नायब सिंह सैनी साहब क्या करें कि नरेंद्र मोदी साहब की वजह से हम जीत गए हैं, और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस जीत की गूंज दूर तक जाएगी। तो आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र तक जाएगी? उनका मतलब हाँ, मीडिया भी सेलिब्रेट कर रहा है ऑपोजिशन की हार को या कांग्रेस की हार को, जिस रूप से आप टीवी देखते हैं, मैं तो टीवी कम देखता हूँ, अखबार में काम करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में भी खबरें जो आती हैं। मेरा लास्ट सवाल मेरा यही कहना है कि सर, हमारे तो एक दोस्त थे जो कहा करते थे जिसकी सरकार उसका अखबार, तो जिसकी सरकार उसका टीवी, मतलब आप उसको इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे कि पंजाब और हरियाणा के काफ़ी मुद्दे सेम भी हैं, काफ़ी उनके कंटेस्ट भी हैं एक दूसरे के साथ। अभी जैसे भाजपा जैसी एक फोर्स आ रही है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो SYL का इशू है अभी उतना बड़ा इशू नहीं रहा किसान आंदोलन के बाद, तो जो एंटी पंजाब और हरियाणा, एंटी हरियाणा इधर होता था, वो फैक्टर अब कैसे प्ले करेगा, नहीं करेगा? दूसरा ये कि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कास्ट पोलराइजेशन का हरियाणा में हुआ है वो पंजाब में भी बीजेपी करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जट सिख जो है वो डोमिनेट करता है। तो अगर बीजेपी उस एंगल पे जाती है पंजाब में, आपको लगता है कि पंजाब में वो फैक्टर चल पाएगा? नहीं, कोशिश तो देखिए, पिछले चुनाव जो अभी हुआ था विधानसभा का 2 साल पहले, उसमें हुआ था, बहुत सारे लोग, अनजान लोग, पता नहीं कौन आते थे गुरुद्वारों में, और जो बेअदबी की घटनाएं घटी, तो वो कौन लोग थे? सिख समुदाय से तो नहीं थे, वो नहीं थे। कौन लोग थे? आपने पढ़ा होगा कि भीड़ ने पीट पीट के मार दिया बेअदबी के मामले में, FIR दर्ज हुई। वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ये तो आपको भी मालूम नहीं है, आज तक हमें भी मालूम नहीं। तो वो किसी ने तो भेजे ही होंगे।
और सिख वर्सेस अदर्स, जैसे जाट वर्सेस अदर्स हरियाणा में हुआ है, ऐसे ही सिख वर्सेस अदर्स हो सकता है, कोशिशें जारी हों। लेकिन हरियाणा और पंजाब के जो मुद्दे हैं वो सब सेम है, और SYL का मुद्दा आप अगर ध्यान दें तो हर चुनाव में चला है। बिल्कुल ये एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें SYL मुद्दे का किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुका है। हरियाणा सरकार को अवमानना की याचिका दाखिल करनी है कि सुप्रीम कोर्ट आप इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराइए, हम ये चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खट्टर साहब ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करेंगे, आपसी बातचीत से कोई सहमति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो मीटिंगें होती हैं, बेनतीजा खत्म हो जाती हैं। अब अगर SYL बनवानी है तो हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ेगी ताकि उस फैसले को लागू करवाया जा सके। और ऐसा शायद मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार, चाहे कोई भी हो, नहीं करेगी। वो इस हद तक नहीं जाना चाहते कि हरियाणा और पंजाब के रिश्ते खराब। तो किसान आंदोलन, जो किसान बैठे हैं, उनके ऊपर आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या रुख रहेगा? देखिए, MSP की जो कैबिनेट का फैसला हुआ है, गारंटी हुई है, हो सकता है प्रधानमंत्री से हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं, जो 12 अक्टूबर को ओथ लेंगे, नायब सिंह सैनी साहब मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, तो किसानों की जो मांगे हैं उनको कोशिश करेंगे अपनी तरफ जोड़ें। अपनी तरफ से, खुद की तरफ से तो उन्होंने फैसला कर लिया है, केंद्र सरकार से बातचीत करके क्या किसानों के हक में करवा सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है और वो भाजपा के साथ आता है तो भाजपा और मजबूत होती है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आने वाले दिनों में देखेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। सो ਇਹ ਸਨ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।